पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न के हवाले से बड़ी खबर है कि अब ये मैचेस किस चैनल पर दिखाए जाएंगे। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की टीम है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो मैच खेल रही है उसमें पाकिस्तान की बैटिंग जो ओपनिंग जोड़ी है वो बिल आखिर टूट गई है। और गो के इसके हवाले से मैंने 3 से 4 दिन पहले भी आपको बताया था कि सैम अयूब और रिजवान की जोड़ी ओपनिंग करेगी, लेकिन इसके असरात क्या पड़ सकते हैं इसका हम जायज़ा लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न के हवाले से, जिसके लिए नशरियाती हकूक़ का जो था बिड थी उसकी फ़रोख्त या इस तरह की जो मामलात थे उस पर सवाल या निशान मौजूद था, लेकिन अब ये मसला हल हो चुका है। गो के इसके हवाले से पूरी अपडेट नहीं दी गई है कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो हिदायत दी गई थी कि पहले वहाँ से परमिशन ली जाए फिर जाकर किसी के साथ आप बिड करें या नहीं करें। लेकिन अहम चीज़ ये है कि पीसीबी ने बाकायदा तौर पर कह दिया है कि ए स्पोर्ट जो कि ARY स्पोर्ट्स है वो इधर हकीकत पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न के अब नशरियाती हकूक़ उनके पास हैं और जो बाकी चैनल्स हैं अब उनसे लेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी डील हुई है। इसके हवाले से सबसे ज़्यादा 6 अरब और 30 करोड़ की बोली दी है ए स्पोर्ट्स ने, और जो दीगर चैनल्स से ख़ास तौर पर टेनिस स्पोर्ट्स उसने 5 अरब और 28 करोड़ की बोली दी थी, जो दूसरी बड़ी बोली थी, जबकि बाकी जो चैनल्स हैं उनकी जानिब से बहुत कम बोली लगी, तो जिसकी वजह से जो राइट्स हैं वो दे दिए गए हैं ए स्पोर्ट्स को। और इसके अलावा जो अहम चीज़ है कि ब्लिट्स ग्रुप ने 1 अरब और 90 करोड़ में डिजिटल राइट्स पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न के और बल्कि 2 सीज़न के ख़रीद लिए हैं। तो ये अपडेट है कि अब पाकिस्तान सुपर लीग का एक अहम मसला हल हो गया है, जिसके हवाले से तशवीश ज़रूर थी कि हुकूमत के दरमियान और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है इनके दरमियान जो रस्सा कशी चल रही थी उसका नुकसान पाकिस्तान सुपर लीग को हो सकता था। लेकिन बहरहाल अब अच्छी खबर ये है कि इसके हवाले से अब अच्छा मूव आया है और पाकिस्तान सुपर लीग के राइट्स जो हैं वो सेल हो चुके हैं। और दूसरी अहम बात ये है कि पाकिस्तान ने अपनी जो बैटिंग लाइन है उसमें कुछ चेंजेस करने का फ़ैसला किया है ताकि जो तनकीद होती है पाकिस्तान टीम पर उसका कोई हल निकाला जाए। रिजवान की कारकर्दगी देख लें, बाबर आजम की कारकर्दगी देख लें तो पेपर पर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद इस चीज़ को लाइक नहीं करती। वो कहते हैं कि हमें एक गहरे मिजाज खिलाड़ी चाहिए, जैसा कि रोहित शर्मा या जैसा कि डेविड वार्नर, इस तरह का खिलाड़ी चाहिए, या शुभमन गिल जिनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा हो, ख़ास तौर पर पावर प्ले में। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल में तजर्बा करने में हर्ज नहीं है, लेकिन सवाल फिर भी है। सवाल ये है कि हमारी जो बैटिंग लाइन है जैसे ही एक विकेट गिरती है तो विकेटें गिरने का सिलसिला रुकता ही नहीं है। और दूसरी अहम बात यह है कि ये वो जोड़ी है रिजवान की और बाबर आजम की जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा शरारती रन्स कायम किए हैं। कोई और जोड़ी ऐसी नहीं है जो कि 2000 रन्स जोड़ चुकी हो, जबकि इस जोड़ी ने 2700 से भी ज़्यादा रन्स जोड़े हैं और 9 सेंचुरी शरारतें कायम की है T20 फॉर्मेट में, जो कि एक रिकॉर्ड है। और उसके अलावा बग़ैर कोई विकेट गंवाए 200 से ज़्यादा रन्स का टारगेट भी इसी जोड़ी ने चेस किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी है इस जोड़ी के नाम पर। लेकिन अब अहम सवाल ये है कि सैम अयूब को सेट किया जा रहा है रिजवान के साथ, क्योंकि नई गेंद के साथ इन दोनों को प्रैक्टिस कराई जा रही है, जबकि फ़खर जमान को अब 4थे नंबर पर बैटिंग करना पड़ेगी। बाबर आजम 1 डाउन पोजीशन पर आएंगे, तो ये लाहे अमल तैयार किया गया है। अहम बात फिर ये है कि फ़खर जमान की जो कारकर्दगी है, मेरे ख्याल में अगर उन्हें एज ए ओपनर या 1 डाउन पोजीशन पर अगर जगह नहीं बन रही तो बेहतर होता कि साहबजादा फरहान को ट्राई किया जाए, जो कि लगातार 3 नेशनल T20 कप के परफॉर्मेंस हैं। 180 का स्ट्राइक था गुज़श्ता नेशनल T20 कप में, और उसके मुकाबले में फ़खर जमान की मौजूदा कारकर्दगी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान ने चूँकि एक सेटअप बनाना है, एक पूल बनाना है T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए या आगे के लिए, तो फिर कुछ प्लेयर्स को ट्राई करना है। एक फ़खर जमान जिसकी कारकर्दगी पर सवाल या निशान रहता है, अगर उनको मज़ीद दोबारा बार बार मौका दिया जाएगा तो फिर नौजवान खिलाड़ी कैसे जगह पाएंगे। कम से कम पहले 2 मैचेस में साहबजादा फरहान के साथ जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके अलावा मोहम्मद नवाज़, उनकी अगर कारकर्दगी देख लें T20 वर्ल्ड कप 2022 से अब तक या उसके बाद 9 मैचेस खेले हैं और सिर्फ 3 विकेट हासिल की हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मायूस कन कारकर्दगी है एज ए बॉलर, जो कि उनका बुनियादी काम है। और बैटिंग में वो सिर्फ 73 रन कर सके हैं, 14.63 उनकी जो है एवरेज है, और स्ट्राइक रेट जो है 108.95 है। 108 के स्ट्राइक रेट से T20 फॉर्मेट में बैटिंग नहीं होती है। तो
تو اس لیے میرے خیال میں محمد نواز کی جگہ اگر اسامہ میر کو ٹرائی کیا جائے، یہ میں کم از کم پہلے 2 میچز کی بات بتا رہا ہوں کہ ان میچز میں ان پلیئرز کو آزمایا جائے۔ اگر فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہم نے ٹیم میں چینجز کرنی ہے، ہم اس ٹیم سے مطمئن نہیں ہیں جو کہ عالمی نمبر 4 ہے، عالمی نمبر 3 پوزیشن پر آ سکتی ہے، لیکن اگر ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر چینجز کرنی ہے تو پھر صحیح طریقے سے کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سائم ایوب کے اوپر بھی بہرحال سوال نشان ہوگا، ان کے اوپر پریشر ہوگا، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے جو 2 سیریز کھیلے ہیں، افغانستان کے خلاف یا پھر نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں، اس میں ایک 47 رنز کی اننگ ضرور کھیلی تھی دھواں دار، لیکن اوورآل وہ اتنا تاثر نہیں چھوڑ سکے جیسا کہ پاکستان سپر لیگ میں وہ چھوڑتے ہیں۔ یا پھر ان کی اہم بات یہ ہے کہ ان کی کارکردگی میں تسلسل نہیں رہتا، وہ ایک اننگز میں اچھا کھیلتے ہیں، پھر 2-3 اننگز میں وہ ناکام بھی ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے بابر اعظم کو یا رضوان کو، انہوں نے لگاتار 2 سال تک پرفارم کر کے دکھایا ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ پرفارمنس دی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں ذہن میں آتی ہیں۔ کسی حد تک تھوڑا ملال بھی ہوتا ہے کہ یار ایک اچھی جوڑی ہے، اس کو خراب نہ کیا جائے، لیکن دوسری جانب یہ بات بھی آتی ہے کہ جب اسٹرائک ریٹ کے اوپر اتنا زیادہ واویلا ہوتا ہے تو چلیں ایک بار ٹرائی کر لیتے ہیں۔ اب امید ہے کہ یہ جو چینجنگز ہوں گی یہ پاکستان کے حق میں بہتر جائیں گی اور سائم ایوب کے لیے دورہ نیوزی لینڈ اچھا رہے گا۔